हेलो एवरीवन। तो यार इस वीडियो के अंदर हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि सी सैट के पेपर को जितना हम टफ़ समझते हैं ना, एक्चुअल में उतना टफ़ होता नहीं। बिकॉज सी सैट का नाम ही एप्टीट्यूड टेस्ट है और एप्टीट्यूड का मतलब होता है पोटेंशियलिटी, यानी कि इस पेपर के ज़रिए आपकी रीजनिंग एबिलिटी को चेक किया जाता है और ये चेक किया जाता है कि किस तरीके से आप चीज़ों को परसीव करते हो, चाहे वो सिचुएशन हो या फिर कोई एक क्वेश्चन हो, और उसको एनालाइज करके आप किस तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करते हो। अब चाहे बात हो मैथमेटिक्स की क्वांट सेक्शन की, रीजनिंग की या फिर कॉम्प्रीहेंशन की। अब इसी चीज़ को और अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए मैंने एक क्वेश्चन लिया है प्रीवियस ईयर का। ठीक है, अब इसको देख के आपको यही लग रहा होगा ना कि बहुत टफ है और बिना फॉर्मूला के सॉल्व नहीं हो पाएगा, बिकॉज यहाँ पे एक इक्वेशन पूछी है। ऐसा ही आपके मन में ख्याल आ रहा होगा, लेकिन हम इसको बिना फॉर्मूले के सॉल्व करेंगे। ठीक है, बट द पॉइंट इज़ आपको थोड़ी सी रीजनिंग एबिलिटी का इस्तेमाल करना होगा, थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग का इस्तेमाल करना होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। यहाँ पे बोला गया है कि एक लोकल पॉपुलेशन एनिमल्स की डबल हो जाती है उसके साइज़ में आफ्टर एवरी 12 ईयर्स। ठीक है, और इनिशियली बिगनिंग में यानी कि 2021 में पॉपुलेशन थी 50। अब इतने डाटा के बेसिस पे आपसे ये बोला है कि P यहाँ पे पॉपुलेशन को अगर रिप्रेजेंट करता है तो आफ्टर n ईयर्स आप इक्वेशन बताओ, और ये आपके पास ऑप्शंस है। ठीक है, तो आपको पता क्या क्या है, आपको ये पता है ना कि 12 साल के अंदर पॉपुलेशन हो जाएगी डबल, और इनिशियली कितनी है 50, तो यानी कि 12 साल के अंदर कितनी हो जानी चाहिए आपके हिसाब से, 100 हो जानी चाहिए ना। बस अब इतनी ही चीज़ के बेसिस पे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, फॉर्मूले की कोई ज़रूरत नहीं है। अब मुझे पता है n की जगह आफ्टर n ईयर्स पूछा ना, अगर मैं 12 रखता हूँ तो मेरा जो रिज़ल्ट है वो 100 आना चाहिए, बिकॉज 12 साल के बाद पॉपुलेशन हो जाएगी 100। अब जैसे ही आप n की जगह यहाँ पे क्या रखोगे, 12 रखते हो ना, पहले ऑप्शन में अगर n की जगह 12 रखते हो तो 15 to 12 जो होगा वो पहले बहुत ज़्यादा हो जाएगा, फिर उसमें प्लस 12 भी करना है, तो 100 से तो बहुत आगे निकल जाएगा, गलत हो गया। सेकंड ऑप्शन चेक करो, सेकंड ऑप्शन के अंदर भी 12 इंटू 12 होगा तो 144, तो यही हो गया, ये भी 100 से ज़्यादा पहले हो चुका है। अब थर्ड ऑप्शन में देखो 2 की पावर 144 हो जाएगा, एंड जैसे ही मल्टीप्लाई होगा तो ये तो बहुत ही ज़्यादा हो गया, ये भी कैंसिल। लेकिन अब लास्ट वाले में देखो 12/12 हो जाएगा, 2 की पावर हो जाएगा नहीं। अब जैसे ही ये होता है तो 12 से तो 12 कैंसिल हो गया ना, तो 2 की पावर आ गई 1, तो यानी कि 50 इंटू 2 ही रह गया ना अब आपके पास, 50 इंटू 2, तो यानी कि 100 आ चुका है। 50 इंटू 2 यानी कि आपका आंसर आ चुका है 100। तो लास्ट वाला जो है डी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो देखा बिना फॉर्मूला के ये 50 इंटू 2 100 आपका आ चुका है और इक्वेशन को सेटिस्फाई कर चुका है। बिना फॉर्मूला के आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। लेकिन अगर आप ये फॉर्मूला इस्तेमाल करते ना, बिकॉज यहाँ पे सक्सेसिव इंक्रीमेंट हो रहा है ना पॉपुलेशन का, तो कंपाउंड इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करते तो भी आपका आंसर आ जाता, लेकिन हमें फॉर्मूले की यहाँ पे ज़रूरत ही नहीं पड़ी। बट फिर भी कई लोगों को मन में अगर डाउट आ जाए, मैं फॉर्मूले से भी इसको करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप फॉर्मूला यही इस्तेमाल करते, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट वाला, बिकॉज यहाँ पे सक्सेसिव इंक्रीमेंट हो रहा है ना। ये n फॉर ईयर्स होता है, ये रेट होता है r फॉर, और ये फाइनल अमाउंट होता है, ये प्रिंसिपल इनिशियल होता है। अब इसी बेसिस पे आपको इक्वेशन में वैल्यूज़ रखनी है। अब जैसे आप वैल्यूज़ रखोगे, इन्होंने बोला है a जो है आपका वो p है, यानी कि आफ्टर n ईयर्स ये p हो जाता है, और इनिशियली आपका 50 है, तो 1 + r%, और यहाँ पे n है। ठीक है, अब आपको 1 + r% की वैल्यू ढूंढनी है, यानी कि इस पूरे सेगमेंट की वैल्यू ढूंढनी है, हमारी इक्वेशन मैच हो जाएगी। अब इसको निकालने के लिए अब क्या करोगे, वापस इस इक्वेशन का सहारा लोगे ना। इस इक्वेशन का जैसे ही सहारा लोगे, यहाँ पे आपको बताया कि पॉपुलेशन 12 साल के बाद डबल हो जाती है, यानी कि ए जो है अगर ये पी था तो ये 2p हो जाएगा ना फाइनल। 1 + r% को ऐसे ही छोड़ दो, बिकॉज ये तो हमें फाइंड आउट ही करना है। यहाँ पे n की जगह 12 लिख दो। ठीक है, p से p कैंसिल हो गया, 2 यहाँ पे आया, 1 + r% वैसे का वैसी, और 12 यहाँ। अब 1 + r% की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर 12 उधर जाता है, ये पावर में ये याद रखो 12, तो यहाँ पे 1/2/12 हो जाएगा। ठीक है, तो 1 + r% की वैल्यू आपको मिल चुकी है 2 की पावर 1/12, तो p = 50, 1 + r% की वैल्यू रख दो 1/12 इंटू n, n ऊपर जैसी मल्टीप्लाई होगा तो आपकी इक्वेशन आपके सामने है n/12। अब देखो यही तो हमने फाइनली टिक किया था वहाँ पे लास्ट में, देखो जो हमारा डी ऑप्शन है वो यही तो है, एग्जैक्टली यही है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसको फॉर्मूले से भी सॉल्व कर लिया। लेकिन
अब आप यार ये चीज़ देखो ना, अब फॉर्मूले की आपको ज़रूरत ही नहीं है ना। अगर आप डायरेक्टली सेकंड्स के अंदर इस तरीके से कर सकते हो तो आपको फार्मूला इस्तेमाल ही क्यों करना है, ठीक है। यानी कि बिना फार्मूले के भी चीज़ें सॉल्व हो जाती हैं अगर थोड़ा सा पेशेंस हो और थोड़ी सी आपकी प्रैक्टिस हो ना सी सेट के अंदर, तो काम आसानी से हो जाता है, आसानी से क्वालिफाई हो जाता है सी सेट, ठीक है। अब आपको ये ना लगे कि एक क्वेश्चन में मैंने करके दिखा दिया, आपको बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे मिल सकते हैं सी सेट के अंदर। एक और क्वेश्चन आप देख लेते हैं, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखो, इसके अंदर आपको क्या कहा गया है कि एक्स वाई जेड एक 3 डिजिट नंबर है, ठीक है, और उन एक्स वाई जेड को, उस 3 डिजिट नंबर को सेपरेटली अगर उसके डिजिट्स को इस तरीके से जोड़ोगे ना तो 3 का मल्टीपल ना हो, ठीक है। फिर उसके बाद एक कंडीशन दे दी है और बोला है कि ये डिविजिबल किससे नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक्स वाई जेड एक 3 डिजिट नंबर, आप अपने मन से भी तो सोच सकते हो ना, ज़रूरी है उसको एक्स वाई जेड ही रखे रहो, अपने मन से सोचो, आपको तो क्वेश्चन सॉल्व करना है तो रीजनिंग इस्तेमाल करो यहाँ पे। अब जैसे आप 3 डिजिट नंबर सोचते हो तो सबसे पहले 100 ही आएगा ना, सबसे पहले 3 डिजिट नंबर। अब स्टार्ट 100 से ही करो, ठीक है। अब आप इसके डिजिट को जोड़ो, पर्टिकुलरली 100 जुड़ जाएगा तो तीनों डिजिट जोड़ के 1 आ जाएंगे, तो 3 का मल्टीपल नहीं है तो इसको यूज़ कर सकता हूँ ना मैं। लेकिन अगर फिर भी आपके मन में डाउट हो ना तो इसके बाद का नंबर देखो 102 अगर मैं लेता हूँ तो इसके डिजिट जोड़ोगे जैसे ही, ठीक है, तो 3 हो जाएंगे। इस वाले नंबर को यूज़ नहीं कर सकता हूँ, 101 को कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ, बिकॉज इसके डिजिट जोड़ोगे तो 2 हो जाएंगे। अगर मैं 103 इस्तेमाल करता हूँ तो इसके डिजिट कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। तो यानी कि इसको छोड़ के मैं कोई भी नंबर इस्तेमाल करूँ तो भी आंसर आ ही जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं इस नंबर को उठा लेता हूँ, इस नंबर को उठा लेता हूँ तो यहाँ पे एक्स वाई जेड जो हो जाएगा मेरा इस नंबर के हिसाब से। अब यहाँ पे इसको एनालाइज करो तो ये तो एक्स हो जाएगा, और इस नंबर को एनालाइज करो तो ये वाई हो जाएगा, और इसको जेड बोल देंगे। तो अलग अलग डिजिट मेरे को मिल चुके हैं और मेरी कंडीशन भी सेटिस्फाई हो चुकी है। 3 का मल्टीपल नहीं है ना, इसके डिजिट सम करके 4 आए। अब एक्स वाई जेड मेरे पास है, अब इसने जो बोला है ना उस कंडीशन में उसको रखो और सॉल्व करो बस। एक्स वाई जेड मेरा क्या है, 103 है, लो भाई 103। फिर इसमें प्लस क्या करना है, वाई जेड एक्स, वाई जेड एक्स, वाई क्या है मेरा, वाई मेरा 0 है, जेड मेरा 3 है, और एक्स क्या है 1 है। फिर इसने बोला जेड वाई एक्स, जेड एक्स वाई सॉरी। अब इसको जोड़ दो यार, इसको जोड़ देते हैं, जेड कितना है 3 है, एक्स कितना है 1 है, और ये 0 हो गया। तो इन सबको टोटल करो, इन सबको ही जोड़ा हुआ है ना इसने, इन सब का टोटल करो तो ये 4, ये 4 और ये 4, तो फाइनली आपके पास ये टर्म आया। अब इस टर्म को चेक करो कि इनमें से, इन चारों में से किससे डिविजिबल नहीं होता। अब 3 से चेक करते हैं, 3 वाले से चेक करते हैं, तो 4 + 4 ये 12 तो वैसे ही हो गया, और 12 जो होता है 3 से डिविजिबल होता है, तो ये ऑप्शन हमारा कैंसिल, बिकॉज ये डिविजिबल है। यहाँ मैं लिख देता हूँ ये डिविजिबल है। अब 9 से चेक करो, ठीक है, 9 से जैसे ही चेक करोगे तो 9 से तो नहीं जा रहा है यार ये, ठीक है, क्योंकि जैसे ही सम करोगे तो 12 आएगा, और 12 जो है 9 से डिविजिबल नहीं है, तो यहाँ पे यही हमारा आंसर। लेकिन फिर भी मैं आगे चेक करके दिखा देता हूँ। 37 से क्या कैंसिल होगा, 444, 37 का टेबल इसमें पढ़ के देखो, 37 1 जो 37 होगा, ठीक है, 37 1 जो 37 जैसी हुआ, फिर रिड्यूस करोगे तो कितना आएगा, 74 बचा, 74 टू, यानी कि 37 × 2 करते हो ना, 37 × 12 करते तो डिविजिबल हो जा रहा है, ठीक है। अब डिविजिबल हो जा रहा है तो ये भी ऑप्शन हमारा कैंसिल हो गया। अब एक्स + वाई + जेड करो, 4 आ रहा है ना आपका, एक्स + वाई + जेड। अब 4 से इसको डिविजिबल करके देखो यार, 4 से भी डिविजिबल बहुत इजीली पता चल रहा है, लास्ट की टर्म 4 से डिविजिबल हो तो 4 से भी डिविजिबल, यानी कि ये भी नहीं होगा, यानी कि जिससे डिविजिबल नहीं है ना तो ये ऑप्शन कैंसिल, ये भी कैंसिल, पहला भी कैंसिल, तो 9 हमारा आंसर आ चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे भी आपको बस रीजनिंग ही इस्तेमाल करनी थी यार, क्वांट सेक्शन इतना टफ नहीं है, ठीक है, सी सेट के अंदर। बट द पॉइंट इज़ आपके अंदर कितना कॉन्फिडेंस है और आप कितना अच्छे से चीज़ों को एनालाइज कर सकते हो और कितना ईजी वे में उसको सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हो। सो दिस इज़ ऑल फॉर दिस लेक्चर। आई होप अगर आपको थोड़ा सा भी लेक्चर अच्छा लगा हो ना तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड शेयर विद अदर एस्पिरेंट्स ऑल्सो, जिनको कि थोड़ा सा टफ लगता है सी सेट। इस चैनल के ऊपर ना हम सी सेट को ही कवर कर रहे हैं फ़िलहाल। सो दिस इज़ ऑल फॉर दिस, टेक केयर, बाय बाय।